इवनिंग स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कल तक हमने क्या पढ़ा था? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है ना। उसके पहले हमने क्या पढ़ा था? कूलॉम्स लॉ। मतलब ये सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते हैं। क्लियर है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पढ़ने की क्या जरूरत है? हम क्यों पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हमें क्या मिलने वाला है, ये टॉपिक हमें समझना है आज, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाएंगे सभी लोग पहले। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आपको वर्ड की मीनिंग पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहीं भी आएगा, इसका मतलब होता है समेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? समेशन। चाहे किसी करंट का हो, मतलब ये ज्यादातर वेक्टर क्वांटिटी में आता है। किसी वेक्टर क्वांटिटी का सम करना हो तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग फाइंड करते हैं कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड, और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ से मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब इसकी जरूरत कहाँ पे है? इसकी जरूरत कहाँ पे है? 2 पॉइंट चार्ज के अलावा यदि मल्टीपल पॉइंट चार्जेस कहीं पे रखे हो तब इसकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट चार्ज पे कूलॉम्स लॉ लगेगा। ये 2 से अधिक पॉइंट चार्जेस हैं तो उन चार्जेस को लेके कूलॉम्स लॉ लगाना पड़ेगा। स्पेस में कहीं मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, ये Q1, ये Q2, एक थर्ड चार्ज Q3 है। Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है, हम क्या लिखते हैं? F12 या F21। इधर फोर्स लगता है F12 लिखते हैं। Q1 जितना फोर्स Q2 पे लगाएगा उसी तरह Q3 भी Q2 पे फोर्स लगाएगा। आपको ये बताना है कि जो Q2 पे फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या चेंज होगा थर्ड फोर्स के आने से? Q1 जितना फोर्स Q2 पे लगा रहा था, बस समझिएगा, Q1 Q2 चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा था? F21। Q1 Q2 चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा था? F21। थर्ड चार्ज Q3 आ गया तो क्या F21 पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? मैं ये पूछ रहा हूं। 2 पॉइंट चार्ज कहीं स्पेस में रखे हो और थर्ड चार्ज यदि आ जाए तो क्या इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट चार्ज पे लगने वाले फोर्स पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। इस चार्ज पे जो फोर्स ये चार्ज लगा रहा है, इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 does not affected by third charge Q3। क्या समझ में आ रहा है? जो Q2 चार्ज है इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? Q1 और Q3। जो Q1 फोर्स Q2 पे लगा रहा होगा उस फोर्स पर Q3 चार्ज के कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Q3 अलग से फोर्स लगाएगा इस चार्ज पर, वो फोर्स अलग होगा, दोनों का रिजल्टेंट अलग होगा। हमेशा 2 चार्ज से अधिक चार्ज होने के बाद जो नेट फोर्स है वो चेंज होगा। The net force always change
when more than two charges act simultaneously in the body। जब दो से अधिक चार्जेस कहीं भी एक्ट कर रहे हो तब उनका नेट फोर्स चेंज होता है, रिजल्टेंट फोर्स चेंज होता है। ना कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जितना फोर्स लगाता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगा रहा होगा वो हमेशा उतना ही लगाता रहेगा। Q2 पे Q3 लगाएगा एक फोर्स, दोनों का रिजल्टेंट जितना होगा वो हमेशा और आने वाले चार्ज के कारण चेंज हो जाएगा। एक चार्ज और ले तो इसका रिजल्टेंट अलग हो जाएगा। मतलब क्या समझ में आया आपको? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहती है और इसकी क्या जरूरत है? जब दो से अधिक चार्जेस कहीं भी किसी बॉडी में किसी सिस्टम में वर्क करते हो तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे हम लोग कूलॉम्स लॉ लगाते हैं, तो उस चार्ज पे हमें नेट फोर्स फाइंड करना है। नेट फोर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्यों पढ़ते हैं समझ में आया? क्लियर है सभी को? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए क्या होना जरूरी है? दो से अधिक चार्जेस का होना जरूरी है और किसी एक चार्ज पे हम क्या निकालेंगे? नेट फोर्स। तो आइए पहले स्टेटमेंट लिखें। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, when multiple charges interact in the system, multiple charges interact in the system, then the total force act on any one point charge Q1 मान लेता हूं, at any one point charge is equal to the vector sum of all forces due to all charges. So this is the complete statement of principle of superposition. इसका मतलब क्या है, इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं और इसे हम क्यों पढ़ते हैं ये भी आपको समझ में आएगा। क्लियर है सभी को? स्टेटमेंट में किसी को डाउट है? एक बार समझते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, when multiple charges interact in the system, किसी भी सिस्टम में जब बहुत सारे चार्जेस इंटरैक्ट होते हो तो उसी सिस्टम के किसी एक पॉइंट चार्ज पे आपको क्या निकालना है? उन चार्जेस के कारण लगने वाला फोर्स। तो कैसे निकालेंगे? Then the total force act on any one point charge से Q1 मान लिया हमने is equal to the vector sum of all forces due to all charges। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया। सभी को समझ में आया क्या?
अब इसको हम समझते हैं कि क्या लिखा आपने। मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ चार्जेस दिए हैं, हमारे पास वो चार्ज है जिस पे बाकी के चार्जेस के कारण हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना। Q1 वो चार्ज है, अब बाकी के चार्जेस जितने भी होंगे Q1 पे फोर्स लगाएंगे। आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, किसी भी एक चार्ज पे दूसरा चार्ज फोर्स लगाता है और उतना ही लगाता है जितना पहला वाला दूसरे पे, उतना ही दूसरा वाला पहले पे। मैग्नीट्यूड में हमेशा फोर्स इक्वल रहता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कुछ चार्जेस हैं। मान लो एक चार्ज यहाँ है Q2, एक चार्ज यहाँ है Q3, एक चार्ज यहाँ है Q4 एंड सो ऑन चार्जेस हैं। अब ये Q3 चार्ज क्या करेगा, Q3 पॉइंट चार्ज क्या करेगा भाई, Q1 पे फोर्स ऐसे लगाएगा कि नहीं, किधर लगाएगा, Q3 Q1 पे ऐसे लगाएगा कि दूसरी तरफ पे। Q3 Q1 पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, कौन सा फोर्स लगाएगा, F31 या 13 लिखते हैं, F13 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर। जैसे आपके दो चार्ज रखे हैं, यहाँ Q2 है यहाँ Q1 है, Q2 इस पे इधर फोर्स लगाएगा हमेशा। यदि सेम साइन है तो रिपल्सिव फोर्स, अपोजिट साइन है तो अट्रैक्टिव। तो दोनों का साइन सेम है तो Q3 इसको किधर भेजेगा, बाहर की ओर। Q2 क्या करेगा, इसको इधर फोर्स लगाएगा कि नहीं। तो जो Q2 फोर्स Q1 पे लगाएगा उसको लिखूंगा F12। सही है। अब कूलॉम्स लॉ लगाने के लिए क्या जरूरी है, कूलॉम्स लॉ लगाने के लिए क्या जरूरी है, 2 पॉइंट चार्ज और कुछ, डिस्टेंस जरूरी नहीं है, मीडियम जरूरी नहीं है। बिना डिस्टेंस के कूलॉम्स लॉ लगाओगे, कितनी डिस्टेंस है यहाँ, कूलॉम्स लॉ लगा के बताओ। Q3 से Q1 की डिस्टेंस R13 मान लेता हूं, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, Q2 से Q1 की R12 वेक्टर में है। ऐसे ही Q4 भी फोर्स लगाएगा Q1 पे कि नहीं लगाएगा, Q4 कैसे लगाएगा, यहाँ पे लगाएगा इधर बाहर की ओर। मतलब F14 वेक्टर R14 पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक डिस्टेंस वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस वेक्टर। दोनों पॉइंट के बीच का यदि कोऑर्डिनेट दिया तो R12 R13 R14 निकाल लेंगे। तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसमें मैं मानता हूं इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ है, तो ओरिजिन पॉइंट से सभी चार्जेस को मिला देंगे। ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, ये R3 वेक्टर, ये R4 वेक्टर। दिस इज द ओरिजिन। क्लियर है सभी को। तो Q1 Q2 Q3 Q4 हैं, वो ओरिजिन से जितनी दूरी पे होंगे वो उसका पोजीशन वेक्टर होगा। जैसे मुझे R12 निकालना है तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। यदि R12 निकालना है तो ये R1, ये R12 और ये R2, तो इधर से चलेंगे तो R1 माइनस R2 इक्वल टू R12 लिख दूंगा। R1 माइनस R2 इक्वल टू R12। ऐसे R13 निकालना है तो क्या करूंगा, R1 माइनस R3 इक्वल टू R13। R14 निकालना है तो इधर से R1 माइनस R4 इक्वल टू R14। तो ये सारे हम R12 R13 R14 निकाल सकते हैं। यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 0 0 है,
यहाँ जो भी कोऑर्डिनेट होगा डिस्टेंस आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमने किया क्या, ये डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? कितने चार्ज मैंने लिए हैं? 4 चार्जेस, 4 चार्जेस दिए हैं। अब किसी एक चार्ज पे आपको नेट फोर्स निकालना है, कि बिना चार्ज का ही नेट फोर्स निकाल लेंगे। कूलॉम्स लॉ को याद करिए, कूलॉम्स लॉ के लिए 2 चार्ज का होना जरूरी है। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है, तो यहाँ पे आप किस चार्ज पे फोर्स निकालना चाहते हो, कौन सा चार्ज ऐसा है जिस पे आप फोर्स निकालना चाहते हो। Q1 आपने लिया है, आप किसी पे भी निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, चाहे आप Q2 पे लगने वाले सभी चार्जेस के कारण फोर्स Q3 पे भी निकाल सकते हो। मतलब किसी एक चार्ज पे मल्टीपल चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स ही निकालना है बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे 2 चार्ज होते हैं तो एक चार्ज पहला वाला जितना दूसरे पे लगाएगा उतना ही दूसरा वाला पहले पे लगाएगा, तो एक का निकाल लेते हैं फुर्सत के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जितना पहला दूसरे पे लगाएगा उतना ही दूसरा पहले पे लगाएगा। लेकिन जब अलग अलग चार्ज है तो वो अलग अलग चार्जेस उस एक पॉइंट चार्ज पे अलग अलग फोर्स लगाएंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा चार्ज पे निर्भर करता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप देखते हैं, when multiple charges interact in the system, ये कोई सिस्टम है जिसके अंदर कितने चार्ज काम कर रहे हैं? 4 चार्ज। मल्टीपल मतलब इससे भी ज्यादा, n चार्ज भी हम ले सकते हैं, मैंने एग्जांपल लिया है 4 चार्ज का। ठीक है, तो when multiple charges interact in the system, then the total force act on any one point charge, then the total force act on any one point charge, किसी एक पॉइंट चार्ज का टोटल या नेट फोर्स बाकी सभी चार्जेस के कारण, किसके कारण? सभी चार्जेस के कारण, किसके किसके? Q2 Q3 Q4 के कारण। क्या लिखा मैंने? इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ड्यू टू ऑल चार्जेस। इसको यदि मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूं? नेट फोर्स क्या लिखूंगा बोलिए? नेट फोर्स एट Q1 ड्यू टू Q2 Q3 एंड Q4। समझ में आ रहा है क्या? Q1 चार्ज पे Q2 Q3 Q4 के कारण नेट फोर्स, तो क्या लिखूंगा? F net इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ टोटल फोर्स एक्ट ऑन एनी वन पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। सभी फोर्स किसके किसके कारण? Q1 पे पहले Q2, उसको क्या लिख दो? F12 वेक्टर किसके कारण फोर्स लिख दिया? Q2 चार्ज के कारण Q2 Q1 चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना लिख दिया? F12 वेक्टर प्लस Q3 के कारण Q1 पे लगने वाला फोर्स F13 वेक्टर प्लस Q4 के कारण Q1 पे लगने वाला फोर्स F14 वेक्टर। क्या लिख दिया मैंने? इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। वेक्टर सम, ये वेक्टर और सबका सम जो लिखा है यहाँ पे वो लाइन यहाँ है। क्लियर है? When multiple charges interact in the system, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, then the total force act on any one point charge, मैंने मान लिया Q1 पॉइंट चार्ज पे, और Q1 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? Q2 Q3 Q4। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ केवल 2 पॉइंट चार्ज पे ही लगेगा, तो 2 पॉइंट, एक पॉइंट चार्ज तो आपका फिक्स हो गया जिस पे फोर्स लग रहा है, और चार्जेस कौन कौन से उस पे फोर्स लगा रहे हैं वो लिख लीजिए। Q1 पे कौन लगाएगा? Q2, क्या लिखेंगे उसको? F12
प्लस कौन सा दूसरा Q3 लगाएगा, क्या लिखेंगे उसको F1 3, फिर कौन लगाएगा Q4, क्या लिख दिया हमने F1। क्लियर हो गया यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक लिखिए पहले अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं पे? अब F12 कोई पूछे तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ फोर्स F12 इक्वल टू कूलॉम लॉ लगाइए 12 मतलब के वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ लगाना है आपको। क्या लिखेंगे के Q1 Q2 बाई R12, इनके बीच का पोजीशन वेक्टर क्या है R12 का स्क्वायर R12 का, सही है? क्या लिख दिया मैंने? अब R12 का कैप को ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको के Q1 Q2 बाई R12 का क्यूब और R12 वेक्टर, ये हो जाएगा F12। क्लियर है सभी को? वेक्टर फ्रॉम ऑफ कूलॉम्स लॉ लगा रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह F13 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q3 Q1 Q3 Q3 चार्ज द्वारा Q1 पे लगाया गया फोर्स R13 स्क्वायर R13 का इक्वल टू के Q1 Q3 बाई R13 का क्यूब R13 वेक्टर। क्लियर है सभी को? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ लगा रहा हूं दो पॉइंट चार्जेस के बीच में। सिमिलरली F14 वेक्टर इक्वल टू के बॉल रेट आ रहे हैं, यहाँ बैठो, बैठ जाओ कहीं। के Q1 Q2 बाई R14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा R14 कैप। क्लियर है सभी को? के Q1 Q3 सॉरी के Q1 Q4 डिवाइडेड बाई R14 का क्यूब R14 वेक्टर। Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 सभी फोर्सेस को लिख दिया मैंने। अब ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, सारी वैल्यू कहाँ रख दो इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। सो नेट फोर्स इक्वल टू, नेट फोर्स हमारा क्या आ जाएगा F12 कितना है के Q1 Q2 बाई R12 का क्यूब वेक्टर R12 प्लस F12 प्लस F13 कितना है के Q1 Q3 R13 का क्यूब वेक्टर R13 प्लस इसके बाद F14 कितना है के Q1 Q4 R14 का क्यूब R14 वेक्टर। क्लियर है सभी को? सो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 Q3 Q4। क्लियर है सभी को? बहुत सिंपल है, केवल आपको कूलॉम्स लॉ लगाना है। कूलॉम्स लॉ के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? दो पॉइंट चार्ज का होना जरूरी है, उनके बीच की डिस्टेंस का मिलना जरूरी है, डिस्टेंस पता होना जरूरी है, और किस मीडियम में रखा है, ये तीन चीजें नेसेसरी है। कूलॉम्स लॉ में दो पॉइंट चार्ज हो और उनकी बीच की डिस्टेंस पता हो और वो किस मीडियम में रखे हैं,
ये यदि पता है तो आप कहीं पे भी फोर्स फाइंड कर सकते हैं, नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। और नेट फोर्स के लिए उस चार्ज पे लगने वाले बाकी चार्जेस के कारण नेट फोर्स बनेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि किसी भी चार्ज पे दूसरे चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स तीसरे चार्ज पे निर्भर नहीं करता। यदि जो फोर्स Q2 Q1 पे लगा रहा होगा उस फोर्स पर Q3 चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, Q4 चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा उसके उस फोर्स पे। मतलब जो F12 फोर्स होगा, F12 किसके कारण होगा? Q2 के कारण। और हमारे पास और कौन से चार्ज हैं? Q3 और Q4। इनके द्वारा जो फोर्स होगा इसके फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा, बस चेंज होगा तो रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड। Q3 Q4 Q1 पे जितना फोर्स लगा रहा है वो उतना लगाता ही रहेगा, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा। जब चेंज होगी तो रिजल्टेंट फोर्स चेंज होगी। समझ में आ रहा है क्या? वो फोर्स कभी चेंज नहीं होगा। तो इंडिविजुअल दो चार्ज के कारण फोर्स आप निकालते जाइए, जिस पे निकालना है फिर उनको बैठ सम कर दीजिए सबको। क्लियर है? आइए एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको समझाते हैं बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें किसी कोई क्वेश्चन पूछना है? कहीं ऐसा लग रहा है जहां समझ में नहीं आया? आगे बढ़े। कहीं पे कोई डाउट है तो पूछते भी चलिए। चलिए प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। फोर पॉइंट चार्ज Q1 Q2 Q3 and Q4 all are equal, all are equal to Q, are all equal to Q cap at the vertex of square, vertex of square सभी चारों कहाँ रखे हैं? स्क्वायर के वर्टेक्स पर। फाइंड फोर्स ऑन एनी वन charges, any one charge. Find force on any one charge. किसी एक चार्ज पे आपको फोर्स फाइंड करना है। किसी एक चार्ज पे, चाहे आप वर्टेक्स ए पे रखे हुए चार्ज, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी, किसी भी एक वर्टेक्स पे रखे हुए चार्ज पर फोर्स फाइंड करिए। तो आइए देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या कहता है। क्वेश्चन पहले देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक स्क्वायर, यहाँ साइड दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड मान लेता हूं स्मॉल ए है। साइड ऑफ स्क्वायर इज स्मॉल ए, ठीक है। स्क्वायर की साइड क्या है? ए। ये हमारे पास ए, बी, सी और डी एक स्क्वायर है। इसकी साइड कितनी है? ए। तो यदि स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। अब हम किसी एक वर्टेक्स पे फोर्स निकालना चाहते हैं। माना कि वो सी वर्टेक्स है। किस पे निकाल रहे हैं? सी वर्टेक्स। अब कितने चार्जेस हैं इस
स्क्वायर में 4 चार्ज। किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है तो कितने फोर्सेस निकालने पड़ेंगे? 3 फोर्सेस। एक पे तो निकालना ही है, इस पे तो निकालना ही है, तो इस चार्ज पे सभी चार्जेस कितना है? Q1 Q2 Q3 कितना है? Q है। तो ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है। सभी वर्टेक्स पे कितने चार्ज रखे हुए हैं? Q। क्लियर है सभी को? अब हमें किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है। एक चार्ज कोई ये वाला मान लिया। अब इस चार्ज पे कौन कौन से चार्ज फोर्स लगाएगा? सारे चार्जेस लगाएंगे। इस चार्ज के अलावा कितने चार्ज बचे? 1 2 3। ये जब चार्ज फोर्स लगाएगा इस चार्ज पे, अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये दोनों लाइन चार्जेज हैं, दोनों प्लस हैं, सेम साइन के हैं, तो क्यू बी वाला जो चार्ज है जो सी वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो किधर लगाएगा? रिपल्सिव बाहर की ओर, एफ सी बी वेक्टर फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। क्लियर है? उसके बाद डी वाला चार्ज लगाएगा, ये वाला चार्ज किधर फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में। क्या लिखोगा इसको? एफ ऑफ सी डी फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। और कोई चार्ज बचा? ए पे भी है, ये भी लगाएगा कि नहीं लगाएगा? कैसे लगाएगा? डायगोनली लगाएगा। ये कौन सा फोर्स होगा? एफ ऑफ सी ए। किसी कोई डाउट है यहाँ तक? क्वेश्चन पूरा लिखे, अच्छे से बनाएंगे। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। किसी एक चार्ज पे बाकी के चार्ज द्वारा लगने वाला फोर्स कितना होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये सारी चीजें हम फाइंड करने जा रहे हैं। जब भी हम ऐसा करेंगे कूलॉम्स लॉ जरूर ध्यान रखेंगे। तो एफसीबी कितना होगा? कूलॉम कहता है बी से सी की ओर लगने वाला फोर्स क्यू क्यू, दोनों चार्ज कितने हैं? तो हम फार्मूला क्या लिखते हैं? के Q1 Q2, तो Q1 की जगह Q, Q2 की जगह भी Q, तो Q स्क्वायर बाई डिस्टेंस का स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हमारा क्या गया? FCB। इसी तरह से FCD निकालेंगे, सेम चार्ज है K Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। FCA कितना होगा? A द्वारा C पे लगाया गया फोर्स की डिस्टेंस कितनी होगी? A से C की डिस्टेंस कितनी होगी? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लें। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट 2a स्क्वायर। बाहर निकालेंगे तो रूट 2a। ये डिस्टेंस कितनी मिल जाएगी आपको? रूट 2a मिल जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम सबको आता है, कोई दिक्कत? तो ये कितना आ जाएगा? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है इसके बीच का? रूट 2a का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। सभी फोर्सेस आपको मिल गए। कौन कौन से मिल गए? एफ ऑफ सी बी, एफ ऑफ सी डी, एफ ऑफ सी ए। यहां तक लिख लीजिए जल्दी से। यहां तक किसी को कोई डाउट है मन में? अब हमारे पास हमें क्या निकालना होता है? यदि दो से अधिक चार्जेस एक्ट करते हो तो मुझे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहती है? आपको नेट फोर्स निकालना है इस चार्ज पे, बाकी के चार्ज द्वारा इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है। और रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? ये आपके मैथमेटिकल मेथड है, सिंपल सी। अब आइए देखते हैं। ये फोर्स, ये चार्ज इसको इधर धक्का दे रहा है, ये वाला इसको इधर, ये वाला इसको इधर। अब पहले हम क्या करेंगे? ये वाले चार्ज के कारण ये फोर्स और ये, इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। पहले हम इस फोर्स और इस फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लें।
इस फोर्स और इस फोर्स का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि यदि इन दोनों के फोर्स के बीच का 90 एंगल है तो इसका रिजल्टेंट 45 पे जाएगा। मतलब मैं मान लेता हूं कि इधर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा पहले, फिर ये फोर्स और ये फोर्स दोनों ऐड हो जाएंगे। नेट फोर्स के लिए क्या करना है, ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो प्लस इसमें एक फोर्स और ऐड हो रहा है, कौन सा, ये वाला एफ ऑफ सी है, तो पहले से ही लग रहा, क्लियर है सभी को। और ये फोर्स कौन सा आएगा, एफ ऑफ सी बी और एफ ऑफ सी डी, दोनों के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो जब ये इसको इधर धक्का देगा और ये इधर धक्का देगा तो तीसरी डायरेक्शन, कभी किसी बॉडी में दो फोर्स एक तरफ से लगे, यदि इसमें दो फोर्स लगे, यहां से लगे यहां से, जब यहां से लगेगा तो ये ऐसे जाएगा, लेकिन मान लो यहां से भी लगने लगा तो क्या ये ऐसे जाएगा आगे की ओर, मतलब ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तीसरी डायरेक्शन बनाएगा। जब किसी पॉइंट पे या किसी बॉडी में दो डायरेक्शन में फोर्स लगे तो उसका रिजल्टेंट तीसरी डायरेक्शन बन जाता है। मतलब जो फोर्स इधर लग रहा है इसके कारण, जो फोर्स इसके कारण इधर लग रहा है, तो ये चार्ज ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, चार्ज किधर जाएगा, तीसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। और एक फोर्स यहां से उसी डायरेक्शन में और लगा रहा, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन। सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अब हम पहले नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स निकाल लें। यहां पे रिजल्टेंट फोर्स देखिए, रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू एफ ऑफ सी बी एंड एफ ऑफ सी डी, तो एफ आर अंडर रूट, फार्मूला बताइए, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, लॉ ऑफ ट्रायंगल आपने लेवल में पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पढ़ा है ना आपने, या रिजल्टेंट फोर्स आपने पढ़ा है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, यही फार्मूला पढ़ा है आपने रिजल्टेंट का, यही फार्मूला हर जगह लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ सी बी का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ सी डी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ऑफ सी बी एफ ऑफ सी डी cos थीटा, थीटा बोलिए, थीटा 90 डिग्री है। यहाँ पे इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में लगने वाला एंगल कितना है, 90, तो थीटा 90, तो cos 90 0, cos 90 0 हो जाएगा, तो ये वाला पूरा टर्म, ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, अंडर रूट एफ ऑफ सी बी का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ सी डी का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब दोनों फोर्स देखिए इक्वल है, एफ ऑफ सी बी और एफ ऑफ सी डी इक्वल है क्या, क्लियर है सभी को। यहाँ तक लिख देता हूं, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ ऑफ सी बी का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ सी डी का स्क्वायर, क्लियर है सभी को। थीटा 0 हो गया। अब एफ ऑफ सी बी इक्वल टू एफ ऑफ सी डी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यह है क्या, दोनों फोर्स इक्वल है क्या, है कि नहीं। तो दोनों फोर्स यदि इक्वल है तो रिजल्टेंट फोर्स एफ ऑफ सी बी स्क्वायर प्लस एफ ऑफ सी बी स्क्वायर, दोनों को मैं सी बी लिख लेता हूं, सी डी भी किसके बराबर है, सी बी के। तो कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट 2 एफ ऑफ सी बी का स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 एफ ऑफ सी बी, ऐसा लिख सकता हूं क्या, रूट 2 एफ ऑफ सी बी, और एफ ऑफ सी बी कितना, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया बोलिए, अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ये रिजल्टेंट फोर्स है, नेट फोर्स नहीं।
ये क्या आ गया आपका रिजल्टेंट फोर्स आ गया, कितना आ गया √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये भी जो रिजल्टेंट फोर्स आया है एफ ऑफ सी बी और एफ ऑफ सी डी का आया है। क्लियर है? यहाँ तक लिख लीजिए अच्छे से, यहाँ तक कंप्लीटेड। इसके बाद देखिए नेट फोर्स क्या होगा। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q ड्यू टू ऑल चार्जेस। एफ नेट इक्वल टू क्या लिखूंगा बोलिए, इधर जो लग रहा है फोर्स रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का प्लस एफ ऑफ सी ए मैग्नीट्यूड में लिख दिया हमने। तो कितना है एफ ऑफ आर, कितना है एफ ऑफ आर हमने कितना निकाला √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एफ ऑफ सी ए पहले से ही पता है कितना है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जो भी होगा वो कॉमन हो जाएगा, डायरेक्शन दोनों की सेम है तो यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कॉमन हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लें, के क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर कॉमन लेने पे क्या बचेगा 2, अच्छा ये यहाँ 2a स्क्वायर, तो ये वाला 2 के क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। तो यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ √2 प्लस 1/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये नेट फोर्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2 प्लस 1/2। क्लियर है सभी को? अब आपको चार्ज, इस चार्ज को नेगेटिव कर देना है और घर से करके लाना है। आपको घर में जो वर्क करना है सी पे रखे हुए चार्ज को माइनस कर देना है। होमवर्क लिख लीजिए, सी पे रखे हुए चार्ज को माइनस कर देना और फिर नेट फोर्स निकालना है, यह करके लाना है। हाँ ठीक है, थैंक यू।